चलो अभी एक क्वेश्चन मैं सब बच्चों से पूछती हूँ। अच्छा, एक मेरा क्लास स्टार्ट करने से पहले ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, बीच में अगर क्लास के बीच में किसी को भी जाना है देन यू विल आस्क फ्रॉम मी। ऑफलाइन क्लास में उठ के भागते Okay, नहीं ma'am. हो ना, बीच में नहीं भागते हो ना उठ के, तो यहाँ पे रेड बटन की सुविधा जो है वो आपके उठ के भागने के लिए नहीं है बीच में, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, ट्रैक कर रही हूँ अब हर बच्चे को, क्योंकि अब हमारी नीट की तैयारी चल रही है। अब ये तो है नहीं कि स्कूल के एग्जाम दे दिए बस और ठीक है काम हो गया। अब हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है, हम इस माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हैं। तो सीरियसनेस मुझ में भी होनी चाहिए, आप में भी होनी चाहिए, दोनों तरफ चलेगा, ठीक है ना। मुझे मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आया, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इट। लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ और समझ भी आ रहा है तो उसमें फिर आपका डिसिप्लिन मुझे चाहिए कि क्लास में आप ध्यान से सुन रहे हो, आपका नाम मैं ले रही हूँ तो आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो। कोई भी बच्चा मेरे नाम लेने पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा बेटा, तो मैं यही समझूंगी वो या तो सो गया है या वो फोन ऑन करके भाग गया है, ठीक है ना, कि बस मम्मी पापा को बताना था हमने क्लास ली है। गुड मॉर्निंग उदय, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बच्चों देखो उदय जो कि अभी अभी आए हैं उनको मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ एक, आप लोगों को कोशिश करनी है आपको आता है क्या, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स तक आपने पढ़ लिया। सो आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज which of the following is not a nucleotide, is not a nucleotide, which of the following is not a nucleotide? ऑप्शंस देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन ए है एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट। पढ़ लिया ना सबने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड? Yes, ma'am. ठीक है, बिलाल इज ऑलवेज फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, दैट्स वेरी नाइस। सेकंड है साइटोसिन, थर्ड है एडेनाइलिक एसिड, और फोर्थ है साइटिडीन प्लस फॉस्फेट। बताइए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड। यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो 3, ठीक है। बताइए कौन कौन बच्चा क्या क्या सोच रहा है। मैम स्क्रीन पॉज हो गई है। स्क्रीन को जूम कर दूं? सचिन सी कह रहे हैं जूम करने को बोल रहे हो आप बेटा, इज इट? अभी ठीक है? ओके, मैं आपको बच्चों के आंसर देखने दो। सचिन कह रहे हैं सी, बिलाल कह रहे हैं ए। ओके ठीक है, 2 आंसर आए अभी तक हमारे पास, सी एंड ए। प्रत्यक्ष कह रहे हैं सी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो बेटा, ए और सी वाले दोनों बच्चे क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही नीट में सवाल आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे पढ़ी हुई चीज में। नोट पूछा है कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो दिमाग में क्या लाना है, दिमाग में लाना है कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, तब कर पाओगे इसे। प्रत्यक्ष कह रहे सी। अच्छा, बाकी के बच्चे आंसर नहीं दे रहे। रोहित बी, ठीक है, मैं नाम लूंगी, जिनका जिनका आंसर मुझे नहीं दिखेगा मैं उनका नाम लेना शुरू कर दूंगी आफ्टर 1 मिनट। हाँ जी नंदन जी करिए आप भी रिप्लाई। मुकेश सी, ठीक है। बी भी आया है हमारे पास, बी अभी तक एक बच्चे का आया है। ओके, शिखर बी इज करेक्ट, शिखर कह रहे हैं बी, रोहित कह रहे हैं बी, कौशल बी, नंदन ए, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? अब मैं लूंगी। मैम नेटवर्क स्लो है ना, एक बार करके फिर ज्वाइन करता हूँ। एक क्या बोल रहे बेटा, आप सुना नहीं मुझे। हेलो हेलो मैम मैम ठीक है ठीक है ठीक है नंदन, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? उदय आपने आंसर नहीं किया, शिखर ने कर दिया है, नंदन ने कर दिया है। उदय बेटा बस आप रह रहे हो, बाकी बच्चे, मुकेश भी रह रहे हैं, आई थिंक मुकेश भी रह रहे हैं। चलो 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 देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। मुकेश कह रहे नो मैम हमने कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके या। शिखर कह रहे हैं डी इज करेक्ट। अब शिखर पलट गए हैं, पहले शिखर आप बी बोल रहे थे आई थिंक, है ना, अभी आप डी बोल रहे हो। सचिन बी इज करेक्ट, सचिन बी को बोल रहे हैं। और कोई है जो बी को बोल रहा है? शिखर ने अपना जवाब बदल दिया है, मैंने बाद में ध्यान दिया। डी इज करेक्ट। चलो तो ठीक है, अब इसकी मिस्ट्री को सोल्व करते हैं।
बच्चों राइट आंसर इज बी। किस किसने दिया था? नहीं सॉरी, ओ गॉड, ये तो न्यूक्लियोटाइड ही है। ठीक है ठीक है, राइट आंसर इज बी। किस यस किसने सर, दिया था? न्यूक्लियोटाइड। किस किसने आंसर बी दिया है? सचिन ने दिया है, और किसी ने दिया है क्या बी? यस मैम। बस सचिन है। कौशल ने बी दिया है, यस रोहित ने बी दिया। मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फटाफट से देखो क्या कर रहे हो बेटा आप, फिर क्या आपने ध्यान से पढ़ा है देखो एक बार फटाफट अपनी एनसीईआरटी या फिर नोट्स कुछ बनाए होंगे, ठीक है ना, जो मैम ने पढ़ाया था वहां से कुछ नोट्स बनाए होंगे, उसको फटाफट खोल लो और मेरे को ये बताओ नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से दो। नाइट्रोजनस बेस आपको पढ़ाए गए हैं? प्यूरिन पायरिमिडिन। वेरी गुड, ये नॉलेज तो काफी अच्छी है। प्यूरिन और पायरामिडिन। इसमें बताओ कौन कौन आते हैं? एडेनिन गुआनिन। एडेनिन गुआनिन। इसमें बताना कौन कौन आते हैं? थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल। अब ये आंसर बिलाल दे रहे हैं ना, ये आंसर बिलाल दे, तो बिलाल आपको या क्वेश्चन में क्या हो गया बेटा, मतलब आपको नॉलेज है पर आप अप्लाई नहीं कर पाए। ये देखो साइटोसिन, अभी आपने बताया मेरे को साइटोसिन एक पिरामिडिन वाला बेस है मैम, तो साइटोसिन क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है ना। साइटोसिन क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है, तो यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है। सबसे पहले ये क्लियर हो गया यहीं पे कि साइटोसिन देखते दिमाग में आ जाना चाहिए यार ये तो नाइट्रोजनस बेस है, तो ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है। जिन बच्चों ने आंसर किया था बी, उनको उनको पता है। बाकी जिन्होंने आंसर सी, ए, सी और डी भी किया है कई बच्चों ने, उनको समझ में आया? उनको समझ में आया कि यहाँ पे साइटोसिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। यस मैम। ठीक है, अब जिन बच्चों ने आंसर ए किया था वो एक बार यहाँ देखो कैसे कर दिया बेटा आपने ए आंसर। ए में लिखा है एडिनाइलिक एसिड। ए में क्या लिखा है? एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, अपना एनसीईआरटी खोलो, वहां पे आपको एडिनाइलिक एसिड मिला होगा, या फिर लास्ट क्लास का स्लाइड खोलो, वहां पे आपको एडिनाइलिक एसिड करके फिगर दिखाया था। नोट्स मिले थे ना आपको, उस नोट्स में देखना आप एडिनाइलिक एसिड लिखा हुआ। एडिनाइलिक एसिड किससे बना है? एडिनाइलिक एसिड बना है, सॉरी ये ऑप्शन सी में था ना एडिनाइलिक एसिड, हाँ ऑप्शन सी डिस्कस कर रहे हैं। ये बना है किससे? एडेनिन से। एक शुगर है इसमें, कोई भी शुगर हो सकती है, वो राइबोस डिऑक्सीराइबोस प्लस किससे? फॉस्फेट। फॉस्फेट। अगर लास्ट क्लास आपको समझ में नहीं आई है ढंग से, मैं बता रही हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था न्यूक्लियोटाइड वाला बहुत ज्यादा, एक बार में अगर आपको समझ नहीं आता तो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप जाएं, आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जो फोल्डर है ना, वहां फोल्डर में जाना, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा और आप उसको इस क्लास को दोबारा से एक बार देखना। ठीक है, मैं मेरा भी डाल दूंगी, हर टीचर डाल रहा है, तो आप ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड वाला टॉपिक दोबारा से पढ़ोगे। अच्छा, ऑप्शन ए क्या था? ऑप्शन ए था एडिनोसिन प्लस फोस्फेट, यही था, एडिनोसिन प्लस फोस्फेट। मैंने आपको जब मैम ने आपको पढ़ाया था तो मैम ने आपको न्यूक्लियोसाइड पढ़ाया था, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है? नाइट्रोजनस बेस और शुगर, या नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, दिखाई दे रहा है नाम से ही हमें। एस, यहाँ पे सीन आ रहा है, एस माने क्या होता है बेटा? एस माने होता है शुगर। बिलाल आपको नॉलेज बहुत है, लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे गलत हुआ आपका, ध्यान से देखो। ए फॉर एडेनिन, एडिनो यहाँ पे एडेनिन से आया है, सीन यहाँ पे एस शुगर के लिए है, प्लस यहाँ फोस्फेट मैंने और जोड़ दिया। नाइट्रोजनस बेस और शुगर से मिलके क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। अगर यहाँ मैं खाली एडिनोसिन लिखती ना, तब तो मैं कह देती कि एडिनोसिन एक न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन मैंने यहाँ फोस्फेट और लगा दिया। जब मैंने न्यूक्लियोसाइड के साथ फोस्फेट को और जोड़ दिया, तब मेरे को क्या मिलता है बेटा? सब बच्चे एक साथ बोलेंगे, जब न्यूक्लियोसाइड के साथ अपन फोस्फेट जोड़ते हैं तब क्या मिलता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। सब मैंने सब बोला, सिर्फ बिलाल नहीं बोला मैंने। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फोस्फेट बोलते तो क्या मिलता है? सब बच्चे एक साथ बोलो, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। प्यारे प्यारे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। प्यारे बच्चों में सुबह तो एनर्जी एकदम हाई रहनी चाहिए, मेरे को आवाज सुनने में लगना चाहिए। हाँ, इसलिए बुलवा रही हूँ ताकि मेरे को आवाज से पता लगे कि कौन बच्चा लेटा लेटा क्लास ले रहा है। वीडियो भी ऑन करवाऊंगी मैं एक दिन, ठीक है ना। जो मिल गया मुझे लेटा लेटा क्लास ले रहा है, उसको यहीं से नींबू फेंक के मारूंगी मैं, निम्बोड़ा। चलो जोक्स अपार्ट, साइटिडीन प्लस फोस्फेट, ये भी क्या है बेटा? साइटिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है, और न्यूक्लियोसाइड के साथ मैंने फोस्फेट लगा दिया, तो मेरे को क्या मिला? न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो ऑप्शन ए था और ऑप्शन सी था और ऑप्शन डी था, ये सारे क्या थे? न्यूक्लियोटाइड। सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड नहीं था, और हमसे वही पूछा था कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं है। नोट नोट नोट, नहीं है। कौन है? साइटोसिन। बताओ, अब करोगे ऐसी गलती? मतलब देखो, ये होता है एप्लीकेशन। नीट में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये नहीं नो। पूछ, ठीक है। नीट में क्या पूछेंगे? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बच्चे को पता है कि नहीं पता, उसका एप्लीकेशन पूछेंगे। चलो अब आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज हमें कहां से शुरू करना है बेटा?
आज हमें काफी सारा पढ़ना है, ठीक है ना, उसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है। तो क्लास के एंड तक बने रहना, बढ़िया से पढ़ाऊंगी, बहुत मजा आने वाला है। और बीच में छोड़ के चले गए ना, कई बार क्या होता है पता है आप लोगों के साथ क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं तो शुरू का टॉपिक पहले पढ़ाऊंगी, बाद का टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगी। आप लोग शुरू शुरू में बैठे रहे, शुरू के टॉपिक आपने पढ़ लिए, बाद में आप क्लास छोड़ के चले गए। कई बार बाद वाला टॉपिक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसे पहले वाली क्लास में आपने लिपिड पढ़ा, फिर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, समझने के लिए। तो जो बच्चा छोड़ के चला गया बीच में, उसका क्या हो गया, घाटा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वो वाला सीन बिल्कुल नहीं है, मेरा बहुत कुछ जाता है। मैं बोल रही हूँ मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है अगर आप क्लास को इन बिटवीन छोड़ के चले जाते हो प्यारे बच्चों। तो इन बिटवीन क्लास को अगर इमरजेंसी हुई तो ही छोड़ के जाना है, वरना छोड़ के नहीं जाना। ये दिमाग में बात समझ में आ गई। हमें क्या बनना है, हमें नहीं तुम्हें, मैं तो बन ली, तुम्हें क्या बनना है। अरे भाई साहब, यहाँ किसी को कुछ नहीं बनना। डॉक्टर। अरे वाह, कौन बोला है, शिखर इज सेइंग, मुकेश इज सेइंग, हाँ जी। तो बनना है ना, तो उसके लिए चीजें हैं। एक क्लास में एक चीज बता दिया करूंगी। आज की क्लास में क्या चीज बता देती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्टर बनने के लिए चाहिए, पढ़ाई आनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई आनी तो सेकेंडरी है। फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन। फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन। मैडम कैसे लाते हैं, आज क्लास में अगर एंड में टाइम बचा ना तो थोड़ी सी इस पे बात करेंगे। चलो, प्रोटीन से पढ़ना हमें शुरू करना है। हाँ जी, समीर एग्री कर रहे हैं। चलो, मैंने देख लिया मेरे पास कितने बच्चे हैं फिलहाल यहाँ पे, एंड वी विल स्टार्ट। ठीक है, प्रोटीन हमें आज पढ़ना है। प्रोटीन क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि अमाइन, मैंने आपको क्या बताया था, ये लाइन आपको मैंने बताई थी, सब बैच में मैं बोल रही हूँ, पता नहीं आपके बैच में छूट ना गई हो ये लाइन। बायोमोलिक्यूल का पूरा चैप्टर माला और मोती है। बायोमोलिक्यूल का पूरा चैप्टर माला और मोती है। यहाँ पे हम बस कुछ नहीं कर रहे, यहाँ हम माला बनाने वाले हैं। या हम मोती लेते हैं माला बनाते हैं, मोती लेते हैं माला बनाते हैं, ठीक है। फिर हम मोती को डिटेल में पढ़ते हैं और माला को डिटेल में पढ़ते हैं। अब प्रोटीन के केस में हमने मोती था अमाइनो एसिड, माला है प्रोटीन। अमाइनो एसिड को तो डिटेल में पढ़ लिया, अब मुझे नहीं पता आपको कितना याद है, वो पता चल जाएगा जब मैं अमाइनो एसिड से क्वेश्चन पूछूंगी, और वो भी पूछूंगी आज, ठीक है। मोती था अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड हमने खोल के देख लिया कैसा दिखता है, कौन कौन से उसमें ग्रुप होते हैं, COOH होता है, NH2 होता है, कौन सा उसमें चार्ज होता है, कौन सा ग्रुप अमीर होता है, कौन सा ग्रुप गरीब होता है। पूरी कहानी पढ़ी थी हमने, याद आ रही है, कुछ कुछ याद आ रही है, फटाफट बंधु याद आ रही है तो थम्स अप कर दो जल्दी सी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, याद आ रही है, याद आ रही है, बढ़िया बात है। अब हमें क्या पढ़ना है, थम्स अप तो मुझे दिखाई नहीं, मैं यूं ही याद आ रही कर रही हूँ। अब हमें क्या पढ़ना है, वेरी गुड वेरी गुड। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें माला पढ़नी है। मोती पढ़ लिया, अब हमें माला पढ़नी है। तो देखो, माला यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ये जो मोती है ना अमीनो एसिड, ये जो मोती है अमीनो एसिड, ये मोती जो है कई तरीकों से माला बना सकता है। ये मोती कई तरीकों से माला बना सकता है। माला नंबर 1 का नाम है प्राइमरी, माला नंबर 2 का नाम है सेकेंडरी, माला नंबर 3 का नाम है टर्शरी, और माला नंबर 4 का क्या नाम है, क्वार्टरनरी। वेरी गुड, बिलाल को नॉलेज तो है, बिलाल ने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन अब बिलाल धीरे धीरे मैम के साथ अप्लाई करना भी सीखेंगे, ठीक है। वो कब पता लगेगा, जब हम दिमाग में कहानी से पढ़ेंगे, कहानी से पढ़ना है तब याद रहेगा, ठीक है। अब हमें देख के दिमाग घूम जाता है। हाँ जी बिलाल, अब MCQ देख के दिमाग घूम जाता है, रिटन पेपर तो बढ़िया हो जाते हैं। MCQ देख के दिमाग घूम जाता है, अब नीट में तो MCQ ही आएगा, तो सारी नॉलेज वेस्ट हो जाएगी अगर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें वो सीखना है, और हमारे पास अभी पर्याप्त समय है सीखने के लिए, तो हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अमाइनो एसिड क्या है मैंने बता दिया, माला बता दिया आपको 4 तरह की, ठीक है। ये चारों तरह की माला है प्रोटीन ही, ये चारों तरह की माला प्रोटीन है। डिपेंडिंग ऑन मैं अमाइनो एसिड मोतियों को कैसे जोड़ रही हूँ, हो सकता है ना मैं डायगोनल, ऐसे नहीं होता जब हम मोती जोड़ते हैं तो एक लंबी माला, एक गोल माला, एक ट्रायंगल माला, कितने सारे नेकलेस आपकी मोम पहनती हैं, ठीक है ना, वो क्या है, अलग अलग मोतियों की बनी अलग अलग टाइप की माला होती है। तो है हर माला क्या, प्रोटीन है हर माला प्रोटीन, उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, कैसे अलग है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले जो एक पॉइंट आपको पढ़ना है प्रोटीन में, वो मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है। प्रोटीन क्या है, हिट्रो। बायो में मीनिंग्स जरूर याद रखने हैं। हिट्रो माने होता है अलग, मोनोमर माने होता है, फटाफट बता दो मोनोमर माने, फटाफट बता दो मोनोमर माने। हाँ जी, सिर्फ मैं बोलूं आप भी बोले, इसलिए आप लोगों का माइक नंबर ऑन ऑफ रखती हूँ मैं। टाइम्स,
वेरी गुड। पॉलीमर माने माला, पॉलीमर माने माला, माला। ठीक है। तो ये नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है। सॉरी, ये मतलब आपको याद रखने। तो प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर है। क्यों है प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर? आपको बताया था अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, फटाफट कौन बच्चा सबसे पहले बताने वाला है, जल्दी सी। 20। वेरी गुड, मुकेश ने बताया आई थिंक, और कई बच्चों ने बता दिया। 20 तरह के हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अगर अमीनो एसिड 1 लगा है तो यहाँ 2 लगा है, मान लो यहाँ पे 5 टाइप का लगा है, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड इस चेन में लगे हुए हैं। तो क्योंकि ये अलग अलग है इसलिए प्रोटीन को क्या बोला, क्या बोला इसलिए प्रोटीन को? हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर, ठीक है। ये तो हो गई समझने की बात। अब एक है रटने की बात। रटने की बात है ये, कोलाजन जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। इसमें समझना कुछ नहीं है, ये रटना है, याद होना चाहिए कि एनिमल के अंदर जितने भी एनिमल हैं इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, जितने भी एनिमल है इस वर्ल्ड में, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन कौन है? कोलाजन। ये रटने की बात है, समझने की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि रुबिस्को जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन द बायोस्फीयर, यानी कि एनिमल के साथ अगर मैं प्लांट को, फंजाई को, सबको इंक्लूड कर लूं, ठीक है, और फिर देखूं कि कौन सा प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो है रुबिस्को। इतनी बात समझ में आई? इट इज टू बी लर्न। ये याद करने की चीज है, आपको याद होनी चाहिए। समझने की और याद करने की दो चीज हमने देख ली। अब हमने जो पढ़ना था मेन, इसमें जो पढ़ना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, तो वो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे आ जाओ, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब मेरे को फटाफट रिवाइज करके बता दो अमीनो एसिड, जल्दी बताओ अमीनो एसिड यहाँ क्या लिखूं? अरे भाई भाई इतना वेट नहीं। अच्छा कार उसका स्ट्रक्चर, हाँ हाँ, अमीनो एसिड। COH लिखो। वेरी गुड बिलाल, यहाँ पे क्या लिखूं? मैम यहाँ पे NH2। ठीक है। आज दानिश कहाँ है? यहाँ पे क्या लिखे? ऊपर H, नीचे R ग्रुप। ठीक है, R ग्रुप। ये अमीनो एसिड लिया मैंने एक, ठीक है, ये R ग्रुप 1 टाइप का है। अच्छा, ये मैं दूसरा अमीनो एसिड लेने जा रही हूँ, देखना दूसरा अमीनो एसिड लेने जा रही हूँ, ऐसे ही लूंगी दूसरा अमीनो एसिड, ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ कोई दूसरा R ग्रुप है तो ये अमीनो एसिड 2 टाइप का हो गया। अब बनाना है प्रोटीन, तो मतलब ऐसे कई सारे अमीनो एसिड लेने हैं और उनकी चेन बनानी। कैसे बनेगी ये चेन? प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। मोती से माला बनने की प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। किस टाइप का पॉलीमराइजेशन है ये? किस टाइप का पॉलीमराइजेशन है ये? डिहाइड्रेशन टाइप का पॉलीमराइजेशन है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? आपको हो जाता है ना जब लूज मोशन, रिमूवल ऑफ H2। डिहाइड्रेशन, लूज मोशन हो जाता है तो बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी में। डिहाइड्रेशन माने क्या? पानी की कमी। वेरी गुड, वाटर का रिमूवल, वाटर का रिमूवल, ठीक है ना। डी का मतलब हमेशा याद रखना बायो में रिमूव होता है। अब देखो आज 4 शब्द बता दिए बायो के। हेटेरो माने अलग, पॉलीमर माने माला, मोनोमर माने मोती, डी माने रिमूव। बताना जरा एक बार, डीऑक्सीराइबोज पढ़ा था हमने, डीएनए में शुगर होती है। हाँ जी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ऑक्सीजन कम होता है उसमें। बिलाल की आवाज मुझे बार बार सुन रही है, बिलाल पूरे सचेत में है। बाकी बच्चे जिनकी आवाज मुझे नहीं सुन रही, आर यू ऑल अलाइव? क्या आप सब जिंदा हैं? जिंदा है तो थम्स अप करके बता दो। यस मैम, यस मैम। ठीक है ठीक है, जिंदा है सारे बच्चे, और हमेशा जिंदा रहे, खूब अच्छे से पढ़े, यही मेरी विश है। लेकिन क्लास में मुझे पता होना चाहिए आप लोग सुन रहे हो। पूरा ध्यान स्क्रीन पे होगा तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। मैं रिदम में बोलूंगी, बीच में रुकूंगी नहीं, पर ध्यान सारा स्क्रीन पे ले आओ, यहाँ पे बिल्कुल बस, और कहीं नहीं, ठीक है। हाँ जी, डी माने होता है बायो में रिमूव। डीऑक्सीराइबो शुगर आपने पढ़ी थी, किसमें होती है बेटा? डीएनए में होती थी, डीएनए में होती थी, ठीक है। डी माने मैंने बता दिया रिमूव। ऑक्सी माने ऑक्सीजन। जब राइबोज शुगर में से ऑक्सीजन को हटाते हैं तो डीऑक्सीराइबोज बनता है। ये मैं बीच में क्यों बताया? ये इसलिए बताया, बायो में शब्दों से ही कहानी पता चल जाती है। कोई बंदा आपसे पूछ ले राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में अंतर बता दो भाई, आप कहो अरे यार क्या अंतर था, बताया नहीं क्लास में, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में। अरे नहीं बताया तो कोई नहीं, शब्द को तोड़ लो। डी माने रिमूव, ऑक्सी माने ऑक्सीजन, राइबोज माने राइबोज, राइबोज में ऑक्सीजन हटा दी, डीऑक्सीराइबोज मिल गया, ठीक है। अब बैक टू द पॉइंट, डिहाइड्रेशन। मैंने बोला कि अमाइनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। किस टाइप का पॉलीमराइजेशन बेटा? डिहाइड्रेशन टाइप का।
मतलब कि मैडम इस प्रोसेस में पानी जरूर निकलेगा। हाँ निकलता है, देखो कैसे। ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो H2O एलिमिनेट हो जाएगा, और H2O जब एलिमिनेट हो जाएगा तो कैसा दिखेगा ये प्रोटीन, जरा बताना मेरे को बच्चों, ये प्रोटीन कैसा दिखने वाला है? ये प्रोटीन मैडम कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा एक दिखेगा। एच कम रह गया बताओ। एन के पास, एन के हाँ पास जी, एक एच हो रहा है ना। एन के पास एक एच, हाँ जी सॉरी सॉरी यस, एन के पास एक एच हो रहेगा, शाबाश। यही तो चीज देखनी है, मेरी गलती पकड़नी है आपको, मेरी गलती पकड़नी है आपको। एन के पास एक एच हो रहा है, कैसे आएगा बेटा? एक मिनट, एच ओ एच और इधर एच, से एक एच ठीक है निकलेगा। ठीक है, समझ गई, हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ऐसे बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, बताओ जब इसमें से वाटर निकल जाएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। अब ये जो बॉन्ड बना है सी और NH, ये जो बीच में बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, इसी बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड। पढ़ते हैं ना प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यही होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने यहाँ 2 अमीनो एसिड जोड़े हैं, अब बताओ मैं ऐसे चाहूं तो 20 अमीनो एसिड जोड़ सकती हूँ, कितनी लंबी चेन बना सकती हूँ ना? यस मैम। जब मैं चाहे कितनी ही लंबी चेन बना लूं, लास्ट में मेरे पास COOH ही बचना है और शुरू में मेरे को NH2 ही मिलना है। ये समझ पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो लास्ट में जब मेरे को COOH बचना है तो इस एंड को, माला के इस एंड को बोलते हैं C टर्मिनल। क्या बोलते हैं? सी टर्मिनल। और और माला वाला के एन टर्मिनल। क्या बोलते हैं बेटा? एन टर्मिनल। एन टर्मिनल। यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या खत्म हो गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर खत्म हो गया। दूसरा क्या था बच्चों? दूसरा क्या था? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वेरी गुड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर था। अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैम ऐसा क्या भिन्न हो गया, इसमें ऐसा क्या अलग हो गया, इस माला को बनने में ऐसा क्या अलग हो गया कि हमने इसको सेकेंडरी बोला? देखो ये लंबी माला बनी तो प्राइमरी बोला। प्राइमरी को मैं हमेशा अपनी क्लास में ऐसे लिखूंगी, समझना, ठीक है ना? समझ जाना, ये मैम प्राइमरी लिख रही है ऐसे, मैं प्राइमरी ऐसे लिखती हूँ, सेकेंडरी ऐसे लिखती हूँ, ठीक है? तो ये आपने समझ लिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनी। अब जब प्राइमरी स्ट्रक्चर रोल हो गई, ठीक है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो गई? रोल। रोल होने के इसमें 2 तरीके हैं। रोल होने के इसमें क्या तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक है हेलिकल, हेलिक फॉर्म में, दूसरा बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। देखो नाम पे मत जाना, मतलब पे जाना, ठीक है ना? कहते हैं ना शक्ल पे मत जाना, दिल पे जाना। नाम पे मत जाना, मतलब पे जाना। मतलब समझो ये मैं क्या बोल रही हूँ, नाम से नहीं घबराना है। ये लंबी चेन है प्रोटीन की, अगर ये इस तरीके से फोल्ड हो गई हेलिक्स फॉर्म में, ठीक है ना, इसे हेलिक्स बोलते हैं ना, ये तो सबको पता है, ऐसे हेलिक्स होता है। यस मैम। अगर ये हेलिक्स फॉर्म में फोल्ड हो गई तो इस स्ट्रक्चर को हेलिक्स टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला। लेकिन अगर ये शीट की फॉर्म में फोल्ड हो गई, कैसे फोल्ड हो गई? शीट की फॉर्म में, ये 3D फिगर बनेगा, शीट बना ली इसने फोल्ड होके, मतलब कि जैसे एक पोर्शन इसका यूं तो दूसरा यूं फिर तीसरा यूं, ऐसे फोल्ड होता गया और हमें एक शीट लाइक स्ट्रक्चर मिला। तो उसको क्या बोला हमने? बीटा टाइप का सेकेंडरी। इसमें ये शीट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है? इसको आप कभी नेट पे सर्च करके देखना, आपको 3D फिगर मिलेगा बहुत प्यारा, शीट की फॉर्म में जो है प्रोटीन फोल्ड होता है। अच्छा, जब प्रोटीन फोल्ड हो जाता है, चाहे वो हेलिक्स फॉर्म में हो चाहे वो शीट फॉर्म में हो, तो क्वेश्चन आपको यहां से आएगा, तो प्रोटीन में क्या चीज बदल जाती है ऐसी? प्रोटीन तो ये भी था, प्रोटीन तो ये भी था, फिर इन प्रोटीन में ऐसा क्या बदल गया? फोल्ड होने पे क्या बदल गया? बॉन्ड बदल गए, कुछ बॉन्ड बदल गए। कैसे बदल गए? जब अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि एक तरफ COOH ग्रुप लगा हुआ था और एक तरफ NH2 ग्रुप लगा हुआ था। मतलब COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप दूर दूर थे ना, दूर दूर, एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर, दोनों बिल्कुल नाराज। लेकिन जब वो पास आए, फोल्डिंग वोल्डिंग हुई, तो उन्होंने एक दूसरे को जाना, उन्होंने देखा कि ये इतना भी बुरा नहीं है, ये इतना भी बुरा नहीं है, तो उनके बीच में क्या बनने लगा? बॉन्ड बनने लगा। तो जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी, फोल्डिंग हुई, तो देखो जब ऐसे इस तरीके से मान लो फोल्डिंग हो गई, तो यहाँ पे जैसे अगर एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप है तो दूसरे अमीनो एसिड का यहाँ पे NH2 ग्रुप हो सकता है। तो CH2 ग्रुप और NH2 ग्रुप आमने सामने आ गए। जब ये आमने सामने आए, फोल्डिंग के कारण आए ये आमने सामने, जब ये आमने सामने आए तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई। कौन सी बॉन्ड बनी?
हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है सब हाइड्रोजन बॉन्ड, फर्स्ट सेमेस्टर में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनती है बेटा, कोई बताएगा मेरे को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है? जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो और एक तरफ और एक हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो यहाँ पे NH2 का H और CH का O, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड होती है ना। ऑक्सीजन और वाटर का जैसे हाइड्रोजन जो होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है केमिकल वाले चैप्टर में? यस मैम, बस केमिस्ट्री वीक है हमारी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी गुड सचिन। क्या बन रहा है इनके अंदर? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब देखो आपने स्ट्रक्चर याद कर ली, तो अब ये जो भाषा यहाँ पे लिखी हुई है, शब्दों की भाषा, ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आपके दिमाग में स्ट्रक्चर फिट हो गया, प्राइमरी का सेकेंडरी का। बताओ क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, यस मैम। अच्छे से बढ़िया बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है? अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ये था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये था, तो टर्शरी स्ट्रक्चर ये है। मतलब कि और ज्यादा फोल्डिंग। देखो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन हमारी बॉडी में वो टर्शरी स्ट्रक्चर में ही मिलता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ऐसा सीधा लंबा चेन प्रोटीन का नहीं मिलता। दो कारण है। एक तो ये कि जब वो फोल्ड हो जाता है तो वो स्पेस कम लेता है। अगर लंबी लंबी चेन प्रोटीन की सोचो बॉडी में प्रेजेंट हुई, तो फिर कहां तक प्रोटीन प्रेजेंट होएगा? प्रोटीन तो बहुत ज्यादा मात्रा में मोस्ट अबंडेंट थिंग है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है, बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं इसे बॉडी का। तो लंबी चेन में अगर ये प्रेजेंट होने लगा तो फिर तो होली बात। तो पहला रीजन तो ये स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है, इसलिए फोल्ड होता है। दूसरा रीजन ये कि प्रोटीन जब फोल्ड होता है ना, तभी वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब प्रोटीन जितना ज्यादा फोल्ड होता है, उतने ही नए टाइप की बॉन्डिंग उन अमीनो एसिड के बीच में बनने लगती है। जैसे कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नया बना था, यहाँ आपको 2-3 और नए बॉन्ड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जब प्रोटीन कई बार फोल्ड हुआ, तो उस फोल्डिंग का रिजल्ट क्या हुआ? उस फोल्डिंग का रिजल्ट ये हुआ कि अमीनो एसिड के जो R ग्रुप थे वो भी दूर दूर हुआ करते थे। अमीनो एसिड के जो R ग्रुप थे वो भी दूर दूर हुआ करते थे। ठीक है ना, ऐसा प्रोटीन था। अमीनो एसिड के जो R ग्रुप थे वो दूर दूर थे। देखो यहाँ पे दूर दूर थे, लेकिन जब फोल्डिंग हुई टर्शरी स्ट्रक्चर में, तो क्या हुआ? कई जगह पे ये R ग्रुप ऐसे पास पास आ गए। जब R ग्रुप पास पास आ गए, तो दो आर ग्रुप के बीच में कैसा इंटरेक्शन हुआ? वेंडर वॉल इंटरेक्शन हो गया। वेंडर वॉल फोर्स डेवलप हो गया इनके बीच में। अच्छा, R ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा क्या? बताओ, टिक लगाऊं कि क्रॉस लगाऊं? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन, नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना और एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये बात केमिस्ट्री में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यस मैम, पढ़ी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे R के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इसके अंदर वेंडर वाल फोर्स बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, आयोनिक इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं। आयोनिक इंटरेक्शन भी हो रहे हैं इसके अंदर। आयोनिक इंटरेक्शन कैसे हो रहे हैं कि जब ये C, जैसे ये C है और ये इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, और यहाँ पे इन्होंने चार्ज भी एक्वायर किया। जैसे कि मान लो जहां पे COOH और NH2 बहुत पास आ गए, ज्यादा नजदीकियां हो गई उनके बीच में, वहां तो उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। लेकिन लेट सपोज फोल्डिंग इस हिसाब से हुई कि कुछ पॉकेट्स के अंदर इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, लिमिटेड है, एक बीच में है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूर दूर रहेंगे। तो वहां पे ये आयोनिक चार्ज, पार्शियल चार्ज डेवलप कर लेंगे अपने बीच में। ठीक है ना, परमानेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, पार्शियल चार्ज डेवलप करके आयनिक बॉन्ड के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे। जब प्रोटीन में इतने सारे बॉन्ड बनते हैं ना, तो प्रोटीन का फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है, तब प्रोटीन अपना रियल फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात आपको समझ में आई? यस मैम। जो आपको नीट के लिए जानना है, एक पॉइंट जहां से आपको क्वेश्चन आएगा वो ये कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन है वो टर्शरी में है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि enzymes are which form of protein? Enzymes are which form of protein? प्रोटीन का कौन सा फॉर्म है? टर्शरी। ऑप्शन आपको देंगे 3, आपको किस पे टिक कर देना है? टर्शरी पे। तो जब आपको ये बात पता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन टर्शरी फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आपसे चाहे एंजाइम करके पूछे चाहे एंटीबॉडीज करके पूछे, आप जवाब दे दोगे? यस मैम, यस मैम, दे दोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब हमारा एक रह गया क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्या है? जब 2-3 टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में पास आ जाए
और एक नया ही प्रोटीन बना ले, तो वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। आपका हीमोग्लोबिन पढ़ा है आपने? हीमोग्लोबिन, यस मैम। हाँ, हीमोग्लोबिन में 4 जो है यूनिट्स हैं, वो 4 यूनिट 4 प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर से काम नहीं चल रहा, हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन स्ट्रक्चर एक साथ आ रही हैं और एक मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स बना रही है। मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम तो एक ही यूनिट है, प्रोटीन की एक ही यूनिट है, वही फोल्ड हो गई, गुथमुत हो गई, लेकिन क्वाटरनरी में एक यूनिट नहीं है। जो प्रोटीन कई प्रोटीन मल्टीपल प्रोटीन आके आपस में फोल्डिंग्स करें और स्ट्रक्चर बनाए, तो वो स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जांपल है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन रिलेटेड टू द मसल, हीमोग्लोबिन रिलेटेड टू द ब्लड। समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है बात? और ये यस टेबल आपको याद करनी है, ठीक है, इसमें समझने का कुछ नहीं है। तो आप लोगों का HW ये रहेगा कि इस टेबल को आपको लर्न करना है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रिप्सिन है वो क्या है। वैसे ये आपको आगे के चैप्टर में पता चल जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रही। ट्रिप्सिन के अलावा ऐसे और हजारों आप एंजाइम पढ़ोगे, जिनका नाम आप पढ़ोगे और आपको पता चलेगा कि वो सारे एंजाइम प्रोटीन है। बहुत सारी एंटीबॉडीज, वो सब प्रोटीन है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा इसलिए है क्योंकि हर दूसरी चीज जो है वो प्रोटीन है। एंजाइम प्रोटीन, एंटीबॉडी प्रोटीन, रिसेप्टर है तो रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर, या फिर कुछ रिसेप्टर न्यूक्लियस के ऊपर लगे होते हैं। ब्रेन से जब सिग्नल आता है तो वो सिग्नल केमिकल की फॉर्म में आता है, उस केमिकल को जो रिसीव करते हैं वो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। और ये रिसेप्टर किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं बेटा? प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोटीन के में। आगे इतनी बात समझ में? यस आगे मैम। चले नेक्स्ट। जो कोई Yes, बच्चा ma'am. पूछता था कि मैडम कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट मैंने बोला था कि बेटा हमने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, तो लो जी पढ़ना शुरू कर लेते हैं। क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं अब हम? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट माला है कि मोती है? बताओ, माला है कि मोती है? माला हो गया मैम। मोती। और इस माला का मोती क्या है? इस माला का मोती है पॉलीसैकेराइड। चीनी, शुगर। शुगर कोई भी हो सकती है। ग्लूकोज एक शुगर है, तो राइबोज भी एक शुगर है, फ्रक्टोज भी एक शुगर है। ये सब ही मोती है, ये सब मोनोमर है। इनको ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ ग्लूकोज को ही मोनोमर समझे, फ्रक्टोज को तो हम पॉलीमर समझ बैठे। नहीं, ये सब मोनोमर है, ठीक है। सब मोनोमर है, फर्क सिर्फ इनकी स्ट्रक्चर्स में होता है। हमें डिटेल में जिसका स्ट्रक्चर पढ़ना है वो है ग्लूकोज, और डिटेल में हमें जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है वो ग्लूकोज से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च, जैसे सेल। जब किसी बच्चे ने अपना माइक ऑन कर रखा है, माइक ऑफ करो, मेरा साउंड इको कर रहा है, ठीक है। हमें ग्लूकोज को डिटेल में पढ़ना है और ग्लूकोज से बनने वाले स्ट्रक्चर को पढ़ना है। ग्लूकोज से बनने वाले स्ट्रक्चर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। सब बच्चे एक बार दोबारा बोलेंगे, ग्लूकोज से बनने वाले कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है? 3, यही याद कर लो। स्टार्च, ग्लाइकोजन, बस सेल्यूलोज। बच्चों को तो कुछ बनना ही नहीं है, हमें तो 11वीं 12वीं के बाद धक्के खाने हैं। बोलो सब बच्चे एक साथ बोलो फटाफट। ग्लूकोज। सब बच्चे 3 नाम बोलेंगे जो ग्लूकोज से बन रहे हैं और हमें डिटेल में पढ़ने हैं। फटाफट बोलो, क्योंकि वो हमें डिटेल में पढ़ना आपको पता होना चाहिए। फटाफट बोलो, एक लाइन में बोलेंगे। ग्लूकोज से बनना है सेलुलोज, ग्लूकोज से बनना है स्टार्च और ग्लाइकोजन। बोलो, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये गला है ना, गला, ये चुप रहने से सूख जाता है। आपको लगता है बोलने से सूखता है, ये चुप रहने से सूख जाता है। साइंस पढ़ोगे ना, आप तो घुस गए हो बायो में, अब जब ह्यूमन फिजियो पढ़ोगे तो पूरा अपना फिजियोलॉजी पढ़ लोगे। तो चुप नहीं रहना, ये बंद हो जाएगा, बोलते रहना है, ठीक है ना। वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मैम एक बार हम तीनों नाम दोबारा बता देना। लो जी बच्चों, आप बताओ, मैं नहीं बता रही शिखर को दोबारा। कोई भी बच्चा बताए, कोई भी बच्चा 3 नाम दोबारा बताए अभी जो आपने मेरे साथ बोले। ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। आ गया शिखर समझ में? यस मैम आ गया। थैंक यू मुकेश, थैंक यू मेरी थोड़ी सी गले को बचाने के लिए, ठीक है ना। आई हैव टू स्पीक अप कॉन्टिन्यूली। देखो क्या हो रहा है, टंग स्लिप कंटिन्यूअसली।
हाँ जी ठीक है, तो बढ़े आगे बढ़ते यस हैं। मैम। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है ग्लूकोज और फिर ग्लूकोज से बनने वाले पॉलीसेकेराइड्स पढ़ने हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक मोनोमर है, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। इसी संडे को है पवन का टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है ना, कार्बोहाइड्रेट नहीं सॉरी, जो शुगर जो वर्ड है ना, शुगर जो वर्ड है उसको बायो में हम सैकराइड करके बोलते हैं। शुगर को हम बायो में सैकराइड करके बोल सकते हैं, ठीक है ठीक है। अब क्योंकि ग्लूकोज मोनोमर है तो इसको क्या बोल देते हैं? मोनोसैकेराइड। और ग्लूकोज से जो बन रहे हैं 3, जो आप सबको पता चल चुका है, इनको क्या बोल देते हैं बेटा अपन? पॉलीसैकेराइड। ठीक है। तो आज बायो के 4 शब्द बताए मैंने आपको, अपनी कॉपी में लिख लेना। हिट्रो, मोनोमर। बायो में हिंदी जरूर पता होनी चाहिए, तभी शब्दों को तोड़ पाओगे, और जिसने शब्द तोड़ने सीख लिए वो बायो में किसी का भी मीनिंग बता सकता है। मैंने आज की क्लास में इन सब का मीनिंग आपको बताया। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने सुना है, कितने ने नहीं सुना, या फिर मैं कहूं कि मुझे पता है, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज को, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो आप ग्लूकोज को देखो। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन की शुगर है। क्या है बेटा? 6 कार्बन की शुगर है, और ये 6 कार्बन रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कि कुछ ऐसे, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन की शुगर है। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, और यहाँ पे छठा कार्बन लगा होता है, कार्बन नंबर 6, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ग्लूकोज की इतनी बात समझ में आई? अब ये जो इन हर कार्बन पे क्या लगा है? H और OH लगा है। इन हर कार्बन पे क्या लगा है? H और OH लगा है। हो सकता है H ऊपर हो, OH नीचे हो, डिपेंडिंग ऑन पहले कार्बन पे हाइड्रोजन नीचे है या फिर हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है या फिर हाइड्रोजन ऊपर है, इस बात पे निर्भर करके ग्लूकोज 2 तरीके के होते हैं। कौन से? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा हमने कैसे बनाए? हमने ऐसे बनाए, हमने ग्लूकोज लिया, देखा ग्लूकोज में 6 कार्बन की रिंग है, पहले कार्बन को देखा, पहले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन नीचे है तो हम बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। क्या बोला इसको बेटा? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज। है तो क्या बोला इसको? बीटा ग्लूकोज। अब हमें ये देखना है कि स्टार्च में कौन सा ग्लूकोज यूज हुआ है, ग्लाइकोजन में कौन सा यूज हुआ है, सेलुलोज में कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। अब हमें ये देखना है, लेकिन ये देखने से पहले 2 टर्म्स आपको और पता होनी चाहिए। जब मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाया था तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि सारे प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर होते हैं, बता दिया था? यस मैम। बस बता दिया था। याद है कि मैंने बस यूं ही यस मैम। पक कर दिया? याद है, वेरी गुड, फिर तो सफल हो गया मेरा बताया हुआ। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो है उनमें जरूरी नहीं है कि हिट्रो ही हो, जरूरी नहीं है कि होमो ही हो। कार्बोहाइड्रेट में आपको होमोपॉलीसेकेराइड भी मिलेंगे, हिट्रोपॉलीसेकेराइड भी मिलेंगे, ठीक है। कोई हिट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल आपको देते हैं, क्योंकि होमोपॉलीसेकेराइड तो आपको स्टार्च भी पढ़ने को मिलेगा जो ग्लूकोज से बना है, सेलुलोज भी पढ़ने को मिलेगा जो ग्लूकोज से ही बना है, ग्लाइकोजन भी पढ़ने को मिलेगा जो ग्लूकोज से ही बना है। अच्छा, कोई हिट्रोपॉलीसेकेराइड आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है हाइलुरोनिक एसिड का। किसके एग्जांपल दे रखा है? हाइलुरोनिक एसिड का। हाइलुरोनिक एसिड किससे बना है? ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से। अब ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है ना, यहाँ पे भी ग्लूकोज यूज हो रहा है, लेकिन एसिटाइलेटेड ग्लूकोज यूज हो रहा है, मतलब इस ग्लूकोज में एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे जो डी ग्लूकुरोनिक एसिड है, यहाँ पे भी ग्लूकोज यूज हो रहा है, यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है? ग्लूकोज यूज हो रहा है। ग्लूकोज में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा है। तो ये दोनों शुगर आपस में क्या हो गई? एक दूसरे से डिफरेंट हो गई कि नहीं हो गई? यस मैम। तो इन दोनों शुगर से बनके जो पॉलीसेकेराइड बनेगा उसको होमो बोलेंगे कि हिट्रो बोलेंगे?
हेट्रो। हेट्रो। हेटेरोपॉलीसेकेराइड बोलेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई सबको? होमो और हेटेरो का वर्ड यस मैम। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब हम डिटेल में बढ़ते हैं। जो आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखे हैं ना, ये कैसे बना रखे हैं और क्यों बना रहे हैं। केराटिन सल्फेट, हाँ ठीक है। केराटिन क्या है? केराटिन लेकिन एक प्रोटीन है बेटा। जो केराटिन आप बोल रहे हो ना बेटा, वो नाखून और बाल। वो एक प्रोटीन है। तो उसको आप यहाँ पे कैसे ले आए? किसने लिखा था ये? मैम एग्जांपल में दे रखा है। किसके एग्जांपल में? हम नोटबुक है। नोटबुक में किसके एग्जांपल में दे रखा है? मैम यूट्यूब पे देखा था तो मैम उसमें दे रखा था। अरे भाई, किसके एग्जांपल में दे रखा है? टॉपिक पूछ रही है मैम। हाइड्रोपोलिक हाइड्रोपोलिक चेम्बर। तो कहाँ से ले आए आप ये टॉपिक? बताना जरा। क्या पढ़ा रहे हैं हम? होमोपोलीसेकेराइड और हेटेरोपोलीसेकेराइड अभी। हाँ ठीक है ना? वहां पे केराटिन सल्फेट के एग्जांपल नहीं है। ठीक है। अब मैम पढ़ा रही है एबीसीडी, पर हमें तो मैडम मैथ पढ़नी थी 1 2 3 4। तो ये तो ठीक नहीं है ना। सिंक्रोनाइजेशन में चलो, ताकि आपका डाउट ऐसा हो जो दूसरों की नॉलेज को भी बढ़ाए। टॉपिक से रिलेटेड लेके आओ। कुछ बहुत अलग है चैप्टर से ही अलग, तो फिर उसको क्लास के शुरू या क्लास के एंड में, क्लास के बीच में नहीं। ठीक है। क्लास के बीच में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, मैं कहाँ से केराटिन ले आया कौन बच्चा। चलो अब हमें पढ़ना है एक एक उसको, स्टार्च को, सेलुलोज को और ग्लूकोज को। तो उसको यहाँ देखो आप। जो सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज क्या होता है? ग्लूकोज का स्ट्रेट पॉलीमराइजेशन। मतलब कि इसमें क्या है? बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट इस तरीके से लगी हुई हैं। अब जैसे हमने जब प्रोटीन पढ़ा था तो अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर देखी थी। ठीक है। यहाँ पे भी हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से पॉलीसेकेराइड बनाना देखेंगे। ये देखो, यहाँ पे क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा है। और ये मैंने क्या बनाया यहाँ पे बना रहे हैं हम दूसरा ग्लूकोज। यहाँ हम बना रहे हैं दूसरा ग्लूकोज। ये 2 ग्लूकोज हमने बना लिए। ये था कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 था ना। यहाँ क्या लगा था? हाइड्रोजन। ये क्या है? कार्बन नंबर 4 है। ये क्या है बेटा? कार्बन नंबर 4 है। यहाँ पे OH लगा है। अब जब इन दोनों के बीच में इस प्रोसेस को भी क्या बोल रहे हैं? पॉलीमराइजेशन। किस टाइप का पॉलीमराइजेशन है ये भी? डिहाइड्रेशन टाइप का। डिहाइड्रेशन टाइप का। यानी कि हमें कोई एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है। हर पॉलीमर को बनने में कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन तो हो रहा है, लेकिन वो पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बॉन्ड बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल जो है एक एलिमिनेट होता है। तो कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी हमें? कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी? कुछ आइडिया लग रहा है हमें? थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। कहां से उपलब्ध हुई है स्ट्रक्चर हमें? देखो, यहाँ क्या था? OH था, इधर यहाँ OH था और यहाँ H था। हमारा वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये इन्होंने कॉमन में शेयर कर लिया और एक एक हाइड्रोजन इनके पास अपना अपना बच रहा है। तो ऑक्सीजन जो है वो इनके बीच में बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने में यूज हो गया और एक ऑक्सीजन H2O के साथ मिलके निकल गया। समझ में आया? यस मैम। समझ में आया? तो आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा Yes, ma'am. में? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा बेटा कि in the polymerization of glucose to form a polysaccharide। मैम इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाँ जी बता रहे हैं। To form a polysaccharide, which type of bond is formed? Which type of bond is formed? आपके दिल की बात मैं जानती हूँ, बताओ जानती हूँ कि नहीं जानती? हाँ जी, Yes, आपके बताते ही मैंने पूछ लिया किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है। तो आपको ऐसा आएगा कार्बन 1 अल्फा बीटा लिंकेज। ऑप्शन बी होगा कार्बन 1 अल्फा बीटा लिंकेज। ऑप्शन सी होगा कार्बन 1 अल्फा बीटा लिंकेज। और ऑप्शन डी क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कार्बन हमें पता है क्योंकि वो गलत होना है। 1 अल्फा बीटा लिंकेज। क्या करोगे आप लोग? बताओ इसका आंसर। बी। हमें पता है कार्बन 1 और कार्बन 4 यूज हुआ है
पॉलीमर Yes, बनाने ma'am. में। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को नहीं आई? Yes, मैम यस आगे आ गई मैम। आ गई? क्लियर है Yes, यहाँ ma'am. तक? क्लियर है Clear है। यहाँ तक? अब ये देखो आपको एनसीईआरटी का डायग्राम समझने में। मैम हाँ जी पूछिए। मैम अल्फा अल्फा में या बीटा बीटा में बॉन्ड नहीं बनेगा? अल्फा अल्फा और बीटा बीटा में भी बॉन्ड बनेगा, डिपेंड करता है कौन सा पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज में नहीं बन रहा है, ठीक है। ओके मैम। अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में बताओ मेरे को, ये देखो ये आपको एक ग्लूकोज की यूनिट दिख रही है, ये आपको दूसरे ग्लूकोज की यूनिट दिख रही है, ठीक है। ये देखो अब एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर क्लियरली समझ आ रहा होगा। ये कार्बन नंबर 1 है, ये दूसरी शुगर का कार्बन नंबर 4 है। क्या निकला यहाँ से? H2O निकल गया और एक ऑक्सीजन किसमें यूज हो गया? बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में, बॉन्ड में। ठीक है। तो इस तरीके से ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? पॉलीमराइजेशन होता है। इस तरीके से ग्लूकोज का क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। अब स्टार्च और सेलुलोज में एक अंतर आप समझेंगे। स्टार्च और सेलुलोज जो है ना वो दोनों ही इस तरीके से बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों में एक अंतर क्या होता है? स्टार्च ब्रांच्ड होता है और ये क्या होता है? अनब्रांच्ड। ये क्या होता है? अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। आपने कभी पढ़ा है कि जब हम स्टार्च वाला टेस्ट करते हैं तो हमें जब हम वो आयोडीन वाला टेस्ट करते हैं तो अगर किसी टिश्यू में स्टार्च है तो हमें ब्लू कलर का टिश्यू हो जाता है, वो ब्लू इन कलर मिलता है। आयोडीन टेस्ट पढ़ा होगा बचपन में कभी? यस मैम। पढ़ा है? और किसी ने पढ़ा है? डार्क ब्लू सा पढ़ा है ना? वो क्यों हो जाता है आयोडीन टेस्ट में ब्लू कलर का? क्योंकि जो स्टार्च होता है ना उसमें ऐसे लंबी चेन तो होती है, लेकिन उसमें ब्रांचिंग भी होती है। अब ये ब्रांचिंग कैसे हो रही है देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है, तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। एनसीईआरटी के फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में तो ये बन गया कौन सा? अल्फा बीटा लिंकेज बन गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये देखो ब्रांचिंग कैसे हो रही है। ये ब्रांच दिख रही है आपको? ये ब्रांच दिख रही है ना? ये कौन से कार्बन से हो रही है बताओ? ये कार्बन नंबर कौन सा था? ये 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4 और ये वाला 5 था। ये 6 था ना? यस मैम। 6 था ना? 1 और 2। ये स्टार्च की स्ट्रक्चर दे रखी है आपको। एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा, बस स्ट्रक्चर दे दी और नीट में क्वेश्चन आ जाएगा आपको। एनसीईआरटी के फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें देखना नहीं है फिगर्स को, एनसीईआरटी के फिगर को समझना है, ठीक है। ये आपको स्टार्च का डिटेल स्ट्रक्चर दिखा रखा है। देखो कौन से कार्बन पे ब्रांचिंग होती है? 6th में। 6 कार्बन पे। और बॉन्ड किन दो कार्बन के बीच में बनता है? क्या? 1 4 के बीच में। समझ में आ गया इतना सबको? यस मैम। ठीक है। और ग्लाइकोजन क्या है फिर? ग्लाइकोजन भी बिल्कुल सेलुलोज के जैसा है। ग्लाइकोजन भी बिल्कुल सेलुलोज के जैसा है। फर्क इतना है ग्लाइकोजन एनिमल में मिलता है और सेलुलोज सॉरी ग्लाइकोजन भी स्टार्च बिल्कुल जैसा होगा ना? जैसा है। ग्लाइकोजन भी किसके जैसा है? बिल्कुल स्टार्च के जैसा है। स्टार्च सही है, बस वो एनिमल में मिलता है। हाँ, ग्लाइकोजन एनिमल में मिलता है, स्टार्च प्लांट में मिलता है। समझ में आ गया? यस मैम। समझ में आ गया? आगे चले। आगे क्या पढ़ना है हमें? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मोती बता दो फटाफट, हमने पढ़ चुके हैं। 5 मिनट लगेंगी बस इसको थोड़ा समझने में। क्या न्यूक्लियोटाइड। पढ़ा था हमने? न्यूक्लियोटाइड। मैम लॉन्ग चेन होती है। इसका जवाब सब बच्चों ने गलत दिया था। देखो जिन बच्चों ने गलत दिया था ना उनके लिए एक सहूलियत बनाती हूँ मैं। यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर बना के दिखा रही हूँ, इसको याद रखना, कभी भी न्यूक्लियोटाइड से क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ये मेरे पास मोती हैं बहुत सारे और ये मोतियों से बनी माला को बोला डीएनए या आरएनए, और ये जो एक मोती है ना इसको बोला न्यूक्लियोटाइड। अब मेरा मन किया कि मैं एक मोती को तोड़ लेती हूँ, तो मैंने तोड़ लिया। मन किया तो तोड़ लिया भाई, मन किया मेरा मन किया तो मैंने तोड़ लिया, ठीक है ना, मेरी मर्जी। तोड़ दिया तो मैंने उसको देखा। जब मैंने उस मोती को देखा, गौर से देखा, अपने प्यूपिल को बड़ा करके देखा, तो मेरे को उस मोती में 3 हिस्से मिले। एक हिस्सा मिला ऐसा येलो कलर का, एक हिस्सा मिला मेरे को ब्लू कलर का, और एक हिस्सा मिला मेरे को रेड कलर का। कुछ भी बना लो आप, ठीक है। 3 हिस्से मिले। इन 3 हिस्सों में हमेशा याद रखना, ये पहले वाला हिस्सा नाइट्रोजनस बेस है, ये दूसरे वाला हिस्सा शुगर है, और ये तीसरे वाला हिस्सा फॉस्फेट है। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से बनता है। 1 + 2 + 3। 1 + 2 + 3 = न्यूक्लियोटाइड। और 1 + 2 ओनली
इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, कभी भी अगर आपको किसी न्यूक्लियोसाइड का नाम मिले, जैसे कि एडेनोसिन था, तो पहचान जाना उसके नाम से। नाम में अगर एस लगा है तो वो न्यूक्लियोसाइड ही होगा। लेकिन साइटोसिन जो होता है, साइटोसिन, उसके नाम में एस लगा है लेकिन ये नाइट्रोजनस बेस है, इसलिए साइटोसिन से जो न्यूक्लियोसाइड बनता है ना, उसे साइटिडीन बोलते हैं। भाई कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, फिर एस की जगह डी लगा दिया, क्योंकि साइटोसिन तो एक नाइट्रोजनस बेस है और इसमें एस लग रहा है, इसे न्यूक्लियोसाइड मत समझना। साइटोसिन एक नाइट्रोजनस बेस है, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। चलो हम आ जाते हैं डीएनए और आरएनए पे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो मुझे किसी को नहीं बताना। डीऑक्सीराइबोज क्या होती है और राइबोज क्या होती है, ये भी मुझे शायद किसी को नहीं बताना, कि बताना है? नो मैम। नो मैम पता है। नहीं बताना। यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, फिर हमें यहाँ पे पढ़ना है स्ट्रक्चर, किसका? डीएनए का और आरएनए का। स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले, स्ट्रक्चर डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ के जाओ। आपने देखा कि नाइट्रोजनस बेस में हमारे पास दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस थे, प्यूरिन था और प्रीमिडिन था, थे ना? अब हमारा चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो मान लो ये एक डीएनए है, ठीक है, ये एक डीएनए है, ये एक न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ डीएनए है। तो इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक जो चीज आपको जानने की है वो ये है कि हमें पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी मिलता है, तो मतलब कि यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोटाइड की चेन होगी, यहाँ भी एक न्यूक्लियोटाइड की चेन होगी, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड होंगे। इन दोनों के बीच में क्या होंगे? बॉन्ड होंगे। दो डीएनए की चेन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो किन के बीच में बनते हैं? दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड था, इस न्यूक्लियोटाइड में मान लो ये इस तरीके से बाहर की तरफ एक नाइट्रोजनस बेस निकल रहा है, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस निकल रहा है। अब यहाँ पे अगर एक और चेन होगी तो उसका भी ये न्यूक्लियोटाइड होगा और उसका भी नाइट्रोजनस बेस बाहर निकल रहा होगा, दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्डिंग होता है। तो डीएनए की दो चेन हो चाहे आरएनए की दो चेन हो, आरएनए भी रेयरली मिलता है पर कहीं कहीं डबल स्ट्रैंडेड मिलता है। अगर न्यूक्लिक एसिड के दो स्ट्रैंड हैं तो उन दो स्ट्रैंड के बीच में बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी? पहली बात, कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और किसके बीच में होगी? नाइट्रोजनस बेस के बीच में होगी। अब मैंने प्यूरिन और प्रीमिडिन यहाँ क्यों लिखा? प्यूरिन और प्रीमिडिन यहाँ क्यों लिखा? शिखर कह रहे हैं हाँ जी, आप शिखर चले जाओ, बस 2 मिनट का रह रहा है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना, अभी आप जा सकते हो। पर मैं जो बच्चा रुक सकता है वो प्लीज रुके, 2 मिनट का रह रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज पता लगने वाली है जो लास्ट क्लास में भी आपको नहीं पता लगी थी। प्यूरिन और प्रीमिडिन, कुछ बच्चों को दिमाग चकरा रहा होगा नाम देख के, तो चकराना नहीं है, बस ऐसे याद रखना है कि प्यूरिन 2 रिंग का कंपाउंड है। देखो बायोमोलिक्यूल में हमें थोड़ी सी केमिस्ट्री जाननी है। अगर आपने ऊपर से जान लिया ग्लूकोज और आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर नहीं जानी तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि स्टार्च को बनने में या सेलुलोज को बनने में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। ऐसे प्यूरिन का हमेशा जानना कि प्यूरिन 2 रिंग से बना है, एक रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2। अब मेरे को बताओ क्या रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2 एक सी दिख रही है आपको? नो मैम, छोटी बड़ी है। अलग को क्या बोलते हैं बायो में? अलग को क्या बोलते हैं? हेट्रो। इसलिए प्यूरिन को क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। प्रीमिडिन को याद रखना है आपको, प्रीमिडिन को याद रखना है कि प्रीमिडिन एक रिंग का कंपाउंड है। प्रीमिडिन क्या है? एक रिंग का कंपाउंड। अभी समझ में आ जाएगा। प्रीमिडिन हिट्रोसिस्ट, सिस्ट नहीं बेटा। लो आज आपकी बायो वाली लिस्ट में एक मीनिंग और ऐड हो गया। कहीं भी अगर आप बायो में सिस्ट देखते हो, कहीं भी आप बायो में अगर सिस्ट देखते हो, फटाफट कहाँ गया वो जहाँ पे मैंने मीनिंग लिखे थे बहुत सारे? अरे यार गायब हो गई शीट वो। छोड़ो हम लेट हो रहे हैं, यही बता देती हूँ, आप अपनी शीट में ऐड कर लेना। कहीं भी आपको बायो में सिस्ट दिख गया उसका मतलब होता है कवरिंग या फिर लेयर, ठीक है। तो हिट्रोसिस्ट जैसा भूल जाओ, यहाँ लेयर लूअर की बात ही नहीं हो रही। कहाँ से शब्द ले आते हो नए नए? हिट्रोसिस्ट, अभी पहले कोई बच्चा केराटिन ले आया था। पिरामिडिन क्या है? पिरामिडिन एक रिंग का कंपाउंड है, मतलब कि पिरामिडिन ऐसा है, ठीक है। तो इसमें तो कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे होमो और हेटेरो, क्योंकि यहाँ तो एक ही रिंग है। अब मैंने ये आपको कहानी क्यों बताई एक रिंग और 2 रिंग वाली, वो मैंने इसलिए बताई, जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और किनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नाइट्रोजनस बेस के बीच में होगी। अब यहाँ पे एक बात फिक्स है कि अगर डीएनए के ऊपर वाले स्ट्रैंड में या ए है तो नीचे वाले स्ट्रैंड में
नीचे वाले स्ट्रैंड में बताओ जी हो सकता है क्या? नो मैम, नहीं हो सकता। No, ma'am. टाइम ही ये नहीं बात जुड़ेगा। मैं क्या बता रही हूँ कि अगर डीएनए के ऊपर वाले स्ट्रैंड में कहीं भी प्यूरिन वाला नाइट्रोजनस बेस लगा है तो वो हमेशा पिरिमिडीन वाले नाइट्रोजनस बेस के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सोचो, अगर प्यूरिन प्यूरिन के बीच में बॉन्ड बन जाए, पहले तो प्यूरिन प्यूरिन के बीच में बॉन्ड बनाए मतलब कि डीएनए चौड़ा हो गया, क्योंकि प्यूरिन तो 2 रिंग का था। फिर अगला जो न्यूक्लियोटाइड है मान लो वो पिरिमिडीन है, तो 2 पिरिमिडीन के बीच में बॉन्ड बन जाए तो डीएनए भीड़ा। तो डीएनए दिखेगा कैसे? कहीं से चौड़ा, कहीं से भीड़ा, कहीं से चौड़ा, कहीं से भीड़ा। क्योंकि डीएनए बराबर सा चले इसलिए हमेशा प्यूरिन की बॉन्डिंग पिरिमिडीन के साथ होगी, प्यूरिन की बॉन्डिंग प्यूरिन के साथ नहीं होगी। कभी भी ए जो है वो जी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। ए और जी प्यूरिन होते हैं। याद रखने के लिए ट्रिक बताती हूँ, मैंने जैसे अपनी क्लास में याद किया था व्हेन आई वाज इन 11th, मैं से याद कर रहा था कि हमारे हिंदू कल्चर में हस्बैंड को एजी बोलते हैं कि नहीं बोलते? एजी सुनो जी बोलते हैं ना एजी। हस्बैंड का लव कैसा होता है? प्योर होता है। तो ऐसा करके कुछ याद कर लो, कोई भी ट्रिक बना लो, पसंद आए तो यही ले लो, ठीक है। प्यूरिन जो है उसमें एजी आता है। कभी भी प्यूरिन प्यूरिन के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, कभी भी प्रीमिडीन प्रीमिडीन के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, हमेशा प्यूरिन और प्रीमिडीन के बीच में बॉन्डिंग होगी। एग्जाम में कभी सवाल पूछ ले क्यों ऐसा होता है? टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड साइज। हाँ जी, सचिन जी मुस्कुरा दिए। चलो क्लास के अंत में दुख नहीं खुशी से अंत हो रहा है क्लास का, तो फिर तो मैडम खुश है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम आया। आ गया। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें जो एक दूसरी लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई है डीएनए में, वो है जैसे कि अभी तक हम उन दोनों में पढ़ते आए थे, पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में पढ़ा था, ठीक है। फिर Yes, वहां ma'am. पे हमने अल्फा बीटा लिंकेज, और हो सकता है किसी शुगर में अल्फा अल्फा लिंकेज भी हो या बीटा बीटा लिंकेज भी हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। ये यस वाला मैम। बॉन्ड में पढ़ा था। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गई, इसका भी एक नाम होता है, जैसे इसको पेप्टाइड बोलते हैं ना, इनको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि ये शुगर के होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था प्रोटीन में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पढ़ लिया शुगर में। अब हमें डीएनए में बॉन्ड पढ़ना है, और उसका नाम आपको बता के छोड़ जाती हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात हमने कर ली, 2 स्ट्रैंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में मजा आया तो थम्स अप कर दो, डाउट है तो बोल के बिंदास बता दो, और दोनों है तो दोनों काम करो। चलो ठीक है। मुकेश राणा और समीर, प्रत्यक्ष, सचिन, मैं नाम भी याद कर रही हूँ आप लोगों के ना, शिखर, नंदन कुमार, अरे भाई साहब नंदन कुमार जी तो एकदम ही मालामाल हो गए। बस बाकी के बच्चों को कुछ नहीं मजा आया? कौशल, और कौन रह गया? बिलाल जी रह गए आई थिंक, और भी कोई रह गया क्या? मुकेश भी रह गए आई थिंक। ओके मजा आ गया। चलो डाउट है तो डाउट भी पूछ लो। अच्छा मुकेश कह रहे हैं नो मैम हम नहीं रहे, ठीक है। बिलाल जी रह गए हैं, बिलाल जी आप रह गए हैं। शिखर जी बस, ठीक, धन्यवाद। हाँ जी बिलाल जी क्लास छोड़ के भाग तो नहीं गए हैं कहीं? सोचे अंत हो गया बस अब चलते हैं। अच्छा बिलाल कह रहे मैम भेज तो दिया, मेरे को मिला नहीं आपका बेटा, पर आपका नाम मेरे को वैसे ही याद है क्योंकि आप काफी अटेंटिव। मेरे ऊपर आज दानिश नहीं आए हमारी क्लास में, और यार बाकी के बच्चे क्यों नहीं आते हैं टाइम से? प्लीज कोई रीजन है आप लोग मुझे बताओ। आप लोगों को क्या लगता है, पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा, टाइम नहीं बैठ रहा, क्या रीजन हो सकता है कि वाई स्टूडेंट का नहीं? हमें तो मजा आ रहा है लेकिन हम उनका मन नहीं करता पढ़ने का। मैम ठंड आ गई ना, उठा नहीं जाता होगा, क्या पता। स्कूल कितने बजे से कितने बजे होता है आप लोगों का? मैम बॉयज का तो 12 बजे के बाद ही होता है। 12:45 से 6:10। मैम 12:45 ही होता है स्कूल तो फिर सुबह का टाइम तो फ्री है ना, मतलब 8 से 2 भी होता है? यस मैम। प्रत्यक्ष कह रहे हैं 8 से 2 भी होता है क्या? सुबह वाला मैम वो गर्ल्स का टाइमिंग है। अच्छा अलग अलग स्कूल में अलग अलग टाइमिंग रहता है ऐसा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस स्कूल में मैम 8 यही से है। 2 का टाइमिंग भी है मतलब? यस वो कोविड स्कूल है मैम। क्या बेटा? कोएड स्कूल में कोएड हो स्कूल सकता है कि होता है सुबह ना। का टाइमिंग हो, बट मैम हमारे में तो शाम की टाइमिंग ही है। अच्छा आप लोग बॉयज स्कूल से हो? यस मैम। यस यस मैम। यस बॉयज मैम। स्कूल में सुबह की टाइमिंग हो सकती है, और गर्ल्स स्कूल में क्योंकि गर्ल्स एक भी नहीं आ रही है क्लास के अंदर?
मैम वो गर्ल्स तो का वो किस टाइमिंग तो होती है? मॉर्निंग में होती है ना उनकी। मॉर्निंग में होता है गर्ल्स का तो। एक बच्चा, मैम गर्ल्स का सुबह होता है, सुबह की शिफ्ट में। गर्ल्स का सुबह स्कूल होता है, ठीक है, इसमें ठीक वो शाम की क्लासेस अटेंड करती हैं। और सचिन कह रहे हैं मैम सुबह होता है, ठीक है, समझ गई। गर्ल्स तो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनका सुबह स्कूल होता है, वो शाम को लेती हैं। और कोएड वालों का भी सुबह का स्कूल होता है, यही। हम शाम गलत को बात 205 बच्चे आते हैं बॉयज को classes में। शाम में छोड़ता है बिल्कुल रात में। ओहो, इतनी नाइंसाफी क्यों बॉयज के साथ? पता नहीं। ठीक है, मतलब जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, कुल मिला के बात ये है, वो इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि उनकी स्कूल की टाइमिंग सेट नहीं हो रही। पूरी क्लास गंदी करके चली जाती है सारी गर्ल्स, फिर साफ करनी पड़ती है। क्योंकि मेरी क्लास में सिर्फ मैं ही बच्चा हूँ, मैं अकेला यहाँ पे। अरे अरे भाई साहब, रिकॉर्डिंग होना, रिकॉर्डिंग होना, बस बस बस, पर्सनल दुख अपना अपने पास रखो, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को एंड कर रहे हैं।